बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है कि हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि उनकी क्लस्टरिंग करते हैं। और ये हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं, जहां हमने पहले से लेबल नहीं दिया होता, ग्रुप्स का नाम नहीं बताया होता, मतलब कि उनको कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं की होती। हम सिर्फ ग्रुप्स रख देते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर उन डाटा को सेलेक्ट करके उधर डालते जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। और क्लस्टरिंग होती किस तरह से है कि हम सारी वैल्यूज़ जो होती हैं, जो यूज़र इनपुट होती है या हमने खुद सपोज़ की होती हैं, उनमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू लेते हैं और C1 को असाइन कर देते हैं, और एक और रैंडम वैल्यू लेते हैं और वो C2 को असाइन कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि x माइनस C1 करते हैं, और अगर आंसर नेगेटिव आए तो हम क्या करते हैं कि उसका नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं। लाइक जिस तरह अब 15 माइनस 16 माइनस 1 आता है, लेकिन यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो हमने इसका नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया है। और 15 माइनस 22 ये 7 आता है, -7, तो हमने इसको 7 कंसीडर किया है। अब जब इनकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई, तो हम क्या करते हैं कि हम इनकी ग्रुपिंग इस तरह से करते हैं कि जो वैल्यू छोटी होती है जिस ग्रुप में, उसको हाईलाइट करके उस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अब 7 और 1 में से 1 छोटी वैल्यू थी, तो हमने इसको ग्रुप 1 में डाल दिया। और अब यहाँ देखें तो 3 और 3 दोनों इक्वल हैं, तो इसमें हम किसी भी ग्रुप के अंदर 3 को रख सकते हैं, और बाकी सारी इसी तरह वैल्यूज़ को हाईलाइट करते गए। ये हमने एक आइट्रेशन की, यानी कि एक दफ़ा क्लस्टरिंग की। अब हमने आगे क्यों क्लस्टरिंग की, वो उसकी वजह ये थी कि पहली दफ़ा C1 के अंदर 3 वैल्यूज़ आई, और दूसरी दफ़ा C1 के अंदर तकरीबन 6 से 7 वैल्यूज़ आई। तो हम इसको दोबारा क्लस्टरिंग इसलिए की क्योंकि अभी क्लस्टरिंग कंप्लीट नहीं हुई। जब तक ये वैल्यूज़, ये वाली और इससे नेक्स्ट आइट्रेशन की जो वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो बराबर नहीं आ जाती, तो हमारी क्लस्टरिंग कंप्लीट नहीं होती। तो हमने फिर सेकंड आइट्रेशन की, तो सेकंड आइट्रेशन के बाद हमने जब थर्ड आइट्रेशन की, तो सेकंड और थर्ड में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन C1 एंड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन C1 ऑफ थर्ड आइट्रेशन आर सेम। तो हम ये अब यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी क्लस्टरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका, जो हमने पाइथन के अंदर किया है। तो पाइथन के अंदर हम पैंडास की डिक्शनरी को इंक्लूड करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमने डाटा को पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि कॉलम्स की फॉर्म में हमने डिस्प्ले करना होता है, तो हम इसको पैंडास की डिक्शनरी को इंक्लूड करते हैं, और इसका नाम हमने अपने प्रोग्राम के लिए रखा है PD। तो इसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई, और उसके बाद हमने एक साइज़ का वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, जो यूज़र से उसके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पूछेगा कि आपने कितनी वैल्यूज़ एंटर करनी है। उसके बाद हमने एक लूप लगाया, और लूप के अंदर यूज़र से इनपुट लेते रहे जब तक कि उसकी दिए गए साइज़ कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद हमने लिस्ट के अंदर उन वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा दिया, और उनको कॉलम की फॉर्म में शो करवाने के लिए हमने pd.dataFrame का एक फंक्शन कॉल किया, जिसको हमने df के अंदर स्टोर कर दिया ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो हमने यूज़र से इनपुट ली हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने 2 फंक्शन बनाए, जो एक फंक्शन फाइंड डिस्टेंस है और दूसरा कंडीशन है। फाइंड डिस्टेंस क्या करेगा कि ये वो पहला कॉलम जो मैंने आपको पहले बताया कि उनकी क्लस्टरिंग करेगा, ये उसमें से x में से c को नेगेटिव करेगा, और x वो वैल्यूज़ हैं जो यूज़र ने एंटर की हैं, और c वो है जो हमने एक रैंडम वैल्यू उठाई हुई है। और ये कंडीशन जो है ये चेक करेगी कि वो कॉलम 1 में जो वैल्यू है वो कॉलम 2 से बड़ी है, यानी कि a वैल्यू b से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है। तो इसके बाद हमने रैंडम की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की, जो हमें हमारी लिस्ट के अंदर से कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के देगी, और उस रैंडम वैल्यू को C1 और C2 को असाइन कर देगी।
इसके बाद हमने जो डिस्टेंस फाइंड किया उसमें हमने वेरिएबल रखे C1 लिस्ट और C2 लिस्ट, तो इसके अंदर वो स्टोर करवाता जाएगा। और इसके बाद हमने दोनों कॉलम्स को चेक किया कि वो कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी बड़ी है, ताकि हम C1 को एक ग्रुप बना सकें और C2 के लिए एक ग्रुप बना सकें। इसके बाद हमने एक चेक रखा था। ये चेक क्या चेक करेगा कि हमें ये बताएगा कि हमें दोबारा क्लस्टरिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है। मतलब कि नेक्स्ट आइट्रेशन करेगा और चेक करेगा कि पिछली नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो नेक्स्ट आइट्रेशन में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उनके बराबर है या नहीं है। तो वो उसको क्लस्टरिंग करने के बाद बताएगा कि हमें नेक्स्ट आइट्रेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर होगी तो वो ये वाली सारी काम दोबारा करेगा जो हमने रैंडम वैल्यू असाइन की और फाइंड डिस्टेंस किया, ये सारा कुछ करेगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि ये बराबर हैं या नहीं है। और कंडीशन के लिए हमने ये चेक किया था कि 1 और 2 को चेक करेगा वो कि ये बड़े हैं या छोटे हैं, तो कौन को फॉल्स कर देगा। उसके बाद हमने ये Z और A इसलिए रखा है कि हमने अपना नेमिंग कन्वेंशन इस तरह किया था कि CA1, इसमें C परमानेंट है और 1 जो है वो स्ट्रिंग 1 है, ये हर दफ़ा प्लस होता जाएगा जब भी एक नई क्लस्टरिंग होगी। और A जो है A से B पे जाएगा। तो जब Z पे आ जाएगी क्लस्टरिंग, मतलब 26 टाइम्स हो जाएंगी, तो 27 टाइम्स पे जाके वो क्या करेगा कि वो Z को दोबारा A कर देगा, यानी कि CA 27। तो उसके बाद अगर वो क्लस्टरिंग कंप्लीट हो चुकी है तो वो हमें प्रीवियस रिटर्न कर देगा और ब्रेक कर देगा। और उसके बाद हमने DF को शो करवाया, तो DF में जाके हमें ये सारा कॉलम शो करवा देगा जो हमने क्लस्टरिंग की है।